नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर पर नजर के इस विशेष अंक में। मैं हूं निखिल सिंह और खबर पर नजर में है उन तमाम खबरों की बात करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं जिन्होंने दिन भर बटोरी हैं सुर्खियां, और तमाम ऐसी खबरें जिनको हमारे रिपोर्टर्स ने फॉलो किया है। हम बात करेंगे आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के यूपी दौरे की, इसके साथ ही साथ बात होगी रोजगार मेले की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 से अधिक लोगों को उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए। इसी के साथ साथ हम और भी खबरों की बात करेंगे, G20 की भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पूर्वांचल दौरे की बात। आज जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के दौरे पर हैं। आज जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गाजीपुर में पहाड़ी बाबा आश्रम पहुंचे। दोनों नेताओं ने यहां प्रार्थना की, साथ ही आश्रम में उपस्थित विशिष्ट जनों से मुलाकात की। तो कई मायनों में महत्वपूर्ण है जेपी नड्डा की यह यात्रा। जेपी नड्डा दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाने के बाद से, जब से उनका कार्यकाल को विस्तार मिला है, उसके बाद से उनका पहला यूपी दौरा है, तो उसको लोकसभा चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मिशन 80 के तौर पर इसको देखा जा रहा है। लोकसभा की 80 लोकसभा सीटों पर को बीजेपी की जो बातें हैं उनको लोगों के बीच में रखने के लिए। और इसके बाद यूपी के गाजीपुर में ITI ग्राउंड में सार्वजनिक रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रजातंत्र में अपने मतों का सही प्रयोग बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गलत जगह अगर बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है, सही जगह बटन दब जाए तो मेडिकल कॉलेज आ जाता है। नजदीक हो गई है और 1.5 घंटे के अंदर हम यहां गाजीपुर पहुंच जाते हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। यह कैसे हुआ है? यह इसलिए हुआ है कि आपने अपनी ताकत का सही उपयोग किया। मित्रों, प्रजातंत्र में अपने मतों का, अधिकार का सही प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। गलत जगह अगर बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है, सही जगह बटन दब जाए तो मेडिकल कॉलेज आ जाता है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना। इससे पहले गोरखपुर में भूतपूर्व सैनिकों से बातचीत करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भारत की फौज दुनिया की ताकतवर फौजों में से एक मानी जाती है। यह सिर्फ व्यवस्थाओं में ही नहीं बल्कि ताकत में भी शामिल है। हर प्रकार के संकट का सामना आपने आप जीवन में तत्परता से उसमें लगाया है। उन्होंने कहा कि इस कारण आज हम सब सुरक्षित हैं। भारत की फौज दुनिया की उन फौजों में मानी जाती है जो सबसे ताकतवर मानी जाती है, यानी ताकतवर फौजों में मानी जाती है। हमेशा क्राइसिस के समय में, चाहे वो क्राइसिस कोई आपदा के कारण हो, चाहे वो क्राइसिस बॉर्डर पर हो, चाहे वो क्राइसिस किसी भी तरीके का रहा हो, आप सब लोगों ने अपने जीवन को उस कार्य में तत्परता से, तल्लीन से लगाया है और इस कारण से आज हम सुरक्षित दिखते हैं। और हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह इस पूरी खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे जेपी नड्डा के इस दौरे का महत्व। उन्होंने कार्यकर्ताओं से तो मुलाकात की ही, जनसभा को तो संबोधित किया ही, पूर्व फौजियों से भी मुलाकात की। किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, गाजीपुर वो जनपद है जहां सांसद मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी हैं और जहां पर विधानसभा की सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीती है। जेपी नड्डा का जो दूसरे कार्यकाल का पहला दिन है, यानी दौरा है, वो गाजीपुर में हुआ है। यानी 2024 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और ये उसकी तैयारी का हिस्सा है। गाजीपुर में जो संगठन के लोग हैं उनसे बात किया। गाजीपुर ऐसा जनपद है जहां आर्मी में बहुत लोग हैं, अधिकतर पुलिस और सेना के क्षेत्र में बहुत लोग हैं। आर्मी के लोगों से बात किया गया, यानी वो सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो सीटें हमने हारी हैं उनको हम कैसे जीतेंगे। तो पहले दिन से जेपी नड्डा जी ने वो शुरुआत कर दी है, जो पहले दौरे से की है, कि हमारा जहां कमजोर है वहां से शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर आप बटन दबाते हो और सही जगह दबाते हो तो एक्सप्रेसवे बनेगा, नहीं तो माफिया आ जाएगा। लोगों को स्पष्ट मंत्र दिया है
कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे तो आप एक्सप्रेस से जुड़ोगे, माफिया राज से मुक्ति मिलेगी, कोई बदमाशी या गुंडे उत्तर प्रदेश में नहीं होगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे, कानून व्यवस्था बेहतर होगी, रोजगार निवेश के अवसर बढ़ेंगे, बड़ी इंडस्ट्री लगेगी। ये सारी चीजें उन्होंने बताया कि अगर भविष्य चाहते हो गाजीपुर का, उत्तर प्रदेश का, देश का, तो आपको भाजपा के साथ रहना है। ये पहला मंत्र उन्होंने पहले दौरे में ही दिया है। जी यूपी के 80 जो सीटें हैं, जैसा कि आपने कहा, बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने गाजीपुर से चुनाव किया कि वो सीट जहां पर बीजेपी हारी है, और न सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा में भी उसको मनमाफी जो सफलता है वो नहीं मिल सकी है। तो किस तरह से, क्या रणनीति आपको नजर आ रही है जो मिशन 80 है उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि साथ में योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे? निखिल, जो भारतीय जनता पार्टी को रणनीतिक तौर पर जानता है, राजनीतिक तौर पर जानता है, वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि पन्ना प्रमुख तक को अलर्ट किया गया। कौन से कारण थे जो हार मिली है, क्या परिस्थितियां थी, कौन से जाति गणित है जो हमारे पक्ष में नहीं था, क्यों परिस्थितियां ऐसी बनी, भविष्य में परिस्थितियां कैसे बदलेंगी। कार्यकर्ताओं से जो संवाद हुआ है उसमें यही पूछा है उन्होंने कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां कि हम यहाँ चुनाव हारे हैं। तो वहां मजबूती करना है, प्रशासनिक रूप से जो काम करना है, जो सामाजिक क्षेत्र में काम करना है, जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बड़े सधे कदम से शुरुआत कर रही है। और ये लगातार जिन सीटों पर हारी है उनका पूरा डाटाबेस तैयार किया गया कि कौन कौन से सेक्टर हैं, कौन से मोहल्ले हैं जहां आ रहे हैं, इनमें जाति आधार क्या है, क्यों हमको वोट नहीं मिला है, हमसे मतदाता नाराज क्यों है। तो ये पूरा सारी चीजें उन्होंने रिसर्च करके रखी है और उस पर अब काम शुरू कर दिया है। तो जाहिर है कि जिन सीटों पर हार हुई है उनको कैसे जीता जाए, इस पर काम शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। निखिल जी, कार्यकर्ताओं का रिएक्शन? देखो, कार्यकर्ता तो चाहता है ना, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष उससे संवाद कर रहा है तो आप उसकी मनोस्थिति समझो। अगर प्रधानमंत्री युवाओं से संवाद करते हैं तो उसकी मनोस्थिति समझो। यानी वो दोगुने जोश के साथ लड़ेगा, दोगुने जोश के साथ संघर्ष करेगा, उसमें कोई उहापोह न रहे। उसको लगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात हमसे कही है, इस तरीके से संवाद किया गया। मुख्यमंत्री साथ हैं, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सरकार आपकी आपके साथ है, तो आपको काम करना है, कोई विकल्प नहीं है, कोई बीच में कोई समस्या नहीं है। आप जो भी समस्या है, उन्होंने कहा कि जो समस्या है वो बताएं कार्यकर्ता, और संगठन लेवल पर समस्या सुलझाई जाएंगी, सरकार लेवल पर सुलझाई जाएंगी। तो कार्यकर्ता मनोयोग से काम में जुटे और अपनी जो सरकार की उपलब्धियां वो जनता तक बताना है। उसके बाद सारी चीजें अनुकूल हो जाएंगी। जिस तरीके से सरकार काम कर रही दोनों जगह की, केंद्र की है, प्रदेश की, तो उसका लाभ इनको मिलेगा। तो वो जानते हैं कि क्या करना है और उस पर उन्होंने काम शुरू किया है। निखिल, पहला कार्यक्रम जो गाजीपुर लगा है, ये संदेश देता है कि हारी हुई सीटें जीतना लक्ष्य भाजपा का। जी, निश्चित तौर पर तो ये देखने की बात होगी कि आगे किस तरह से अभियान चलाती है बीजेपी, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में इस अभियान की शुरुआत की। बहुत शुक्रिया रावेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्त 71,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये तीसरा रोजगार मेला था। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष अक्टूबर में 75,000 और नवंबर में 71,000 नव नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए थे। सरकार के प्रयासों से युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार मिला है। और नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस वर्ष ये पहला रोजगार मेला है और विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियों से हजारों परिवारों के जीवन में एक आशा की नई किरण जागेगी। उन्होंने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार का प्रयास है तथा आने वाले वर्षों में और भी भर्तियां की जाएंगी। पीएम ने कहा कि आज के समय में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और रफ्तार को भी देखा जा सकता है। पीएम ने कहा कि पारदर्शी तरीके से भर्ती और पदोन्नति युवाओं में भरोसा जगाती है। ये पारदर्शिता बेहतर तरीके से उन्हें प्रतियोगिता में उतरने के लिए प्रेरित करती है। भर्ती प्रक्रिया में व्यापक बदलाव हुआ है। केंद्रीय सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा स्ट्रीमलाइन और टाइम बाउंड हुई है। साथियों, आज आप भर्ती प्रक्रिया में जिस पारदर्शिता और जिस रफ्तार को देख रहे हैं,
वो सरकार के हर काम में दिख रहा है। और प्रधानमंत्री ने कुछ नवनियुक्त कर्मचारियों से बातचीत भी की। नवनियुक्त कर्मचारियों ने रोजगार के अवसर के उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की और नवनियुक्तियों के कौशल को विकसित करने के लिए कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल के महत्व को रेखांकित किया। मुझे अपने परिवार के विषय में थोड़ा बताइए, और नौकरी मिलने के बाद परिवार में क्या बदलाव आया है? मेरे मम्मी पापा कभी सोचे नहीं थे कि मुझे इतनी जल्दी नौकरी मिल जाएगी। मैं इसलिए आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने इसका प्रोसेस बहुत ही करवाया है। और मैं अभी मेरे मम्मी पापा को फाइनेंशियली हेल्प कर पा रही हूँ। फैजल, आप भी तो आई गॉट कर्मयोगी का जरूर लाभ लेते होंगे। उस प्लेटफॉर्म पर आपको कितनी मदद मिली? व्यक्तिगत रूप से आपको क्या बेनिफिट होता है? नए ज्वाइनीज के लिए जो प्रारंभ मॉड्यूल बनाया गया है, मैंने उसके सभी 8 कोर्सेज किए हैं। ऑनलाइन होने की वजह से इन कोर्सेज को करना बहुत आसान रहा। प्रारंभ मॉड्यूल का मैंने सेल्फ लीडरशिप कोर्स किया है, जो जिससे मुझे मदद मिली है खुद को बेहतर जानने में। अच्छा बताइए, जूनियर इंजीनियर की ये नौकरी प्राप्त कैसे हुई आपको? इसका 2 स्टेज में एग्जाम होती है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है। और जब मेरा ये दोनों एग्जाम क्लियर हुआ, इसके बाद मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया गया। जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो गया, तो इसके बाद मुझे इम्पैनल किया गया। और इम्पैनल होने के बाद मुझे आप ही के हाथों मुझे रोजगार मेले के थ्रू अपॉइंटमेंट लेटर मिला। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आज आपसे बात करने की मौका भी मिल चुका है। माँ ने भी मजदूरी की है, कुली का काम किया है, पिताजी ने मजदूरी की है। अब आप यहाँ पर पहुंचे हैं तो कैसा लग रहा है उनको? I am so happy, sir. My family was so happy. While pursuing BTech in mining, I simultaneously prepared for GATE exam. So I qualified. After that, Rozgar Mela given this wonderful job, sir. Thank you. इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज मौजूद हैं हमसे बात करने के लिए। राजेश, प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि रफ्तार और पारदर्शिता, ये 2 चीज ऐसी है जिसने पूरा सिस्टम है इसको बदला है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे परिवर्तन को? क्योंकि इसके पहले ये देखने में आता था कि तमाम जब चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर के जब चयन प्रक्रिया होती थी, उसमें पारदर्शिता उस तरह से दिखती नहीं थी और कई बार बड़ा घपला घोटाला भी हो जाता था। और जो पीएम ने जैसा कि कहा कि इसके साथ ही जो प्रतियोगी हैं उनका एक कॉन्फिडेंस जगता है। देखिए, निश्चित तौर पर निखिल, जिस तरीके से आज जो सिविक सेंटर है, सिविक सेंटर में मैं वहां मौजूद था जहां पर गृह राज्य मंत्री जो अजय मिश्र हैं, वो मुख्य अतिथि के तौर पर जो रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र बांटने का जो काम था वो गृह राज्य मंत्री ने वहां पर किया। और जो तमाम जो छात्र वहां पर पहुंचे, जो प्रतिभागी थे, जिनको नई नियुक्ति पत्र मिली, उनके चेहरे की चमक जो थी निखिल, वो कहीं ना कहीं देखने लायक थी। और निश्चित तौर पर वो इस बात को लेकर पीएम मोदी का थैंक्स कर रहे थे, भारत सरकार का थैंक्स कर रहे थे। वो ये भी कह रहे थे कि एक पहला मौका है जब उन्हें इस तरह से मंच पर बुलाकर नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। वरना अब तक की जो परिपाटी थी उसमें यही था कि कोई भी व्यक्ति सेलेक्ट होता था और सेलेक्ट होने के बाद नियुक्ति पत्र उनके घर तक पहुंचती थी और नियुक्ति पत्र मिलने के बाद वो सीधा जाकर अपने संस्थान में योगदान कर लेते थे। लेकिन अब जिस तरीके से मंच पर बुलाकर उनको सम्मानित किया जा रहा है, उनको नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनके मनोबल को जो है ऊंचा बढ़ा रहा है। झारखंड क्षेत्र के एक छात्रा से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारी माँ जो है वो इस कार्यक्रम का हिस्सा है, वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई हुई है और उसका सीना चौड़ा है इस बात को लेकर कि मैं उसके परिवार की पहली बेटी हूँ जिसे सरकारी नौकरी मिली है। तो आप सोच सकते हैं कि एक बेटी जो पहली मर्तबा किसी परिवार में सरकारी नौकरी का गवाह बन रही है, उसकी माँ जो पढ़ी लिखी नहीं है, उसके चेहरे की क्या चमक होगी, उसके चेहरे पर संतोष का क्या भाव होगा। ये कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जितने भी छात्र वहां थे वो छात्र पारदर्शिता, शुचिता और ईमानदारी के साथ नौकरी पाने के लिए भारत सरकार को थैंक्स कर रहे हैं।
जी, निश्चित तौर पर एक विषय है, जिस तरह से देखिए कि 2023 दिसंबर तक 10 लाख लोगों को केंद्रीय विभागों में रोजगार देने की बात कही गई है। बेरोजगारी का विषय, या ये कहा जाए कि रोजगार देने का विषय जो है वो बड़ा, जिसको कहते हैं कि विपक्षी दल भी कई बार उसके विषय में बात करते हैं, लेकिन ये जिस तरह की जो एक योजना चलाई है केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री की अगुवाई में, किस तरह से लगता है कि जो रोजगार मुहैया कराने के लिए या जो भी एबल लोग हैं उनको रोजगार मिले, ये गवर्नमेंट लगातार सुनिश्चित कर रही है, प्रधानमंत्री भी इसके लिए प्रतिबद्ध है? देखिए, निश्चित तौर पर ईमानदारी के साथ हम कह सकते हैं कि न्याय के साथ विकास की जो भारत सरकार की जो यात्रा है, जो प्रतिबद्धता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ मंचों से जो है वो यूं ही वायदे नहीं करते हैं, वो नियुक्ति पत्र बांटते हैं, लोगों को नौकरियां देने का जो उनका वायदा है वो सरजमीन पर भी उतरता हुआ दिखता है। जब विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान सैकड़ों छात्रों को नियुक्ति पत्र जो है पूरे देश भर में दिए जा रहे हैं, तो जो विपक्षी कहीं ना कहीं जिस बात को लेकर हाय तौबा मचाते रहे हैं, जो विरोधी हैं खास करके कांग्रेस पार्टी के लोग, नौकरी के सवाल पर सरकार को घेरने का काम भी करती रही है, उन लोगों को भी कड़ा जवाब जो है वो सत्ता पक्ष के द्वारा देने का काम कहीं ना कहीं किया जा रहा है, या बताने की कोशिश की जा रही है कि हमने जो 2014 से लेकर 2019 के चुनाव तक जो वायदे किए, उन वायदों को हम सरजमी पर उतार रहे हैं, अमलीजामा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ईमानदारी, शुचिता के साथ, कहीं ना कहीं पारदर्शिता के साथ नौकरी देने का जो हमारा वायदा था, वो वायदा जो है सरजमी पर उतर रहा है। और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब छात्रों से इस मुद्दे पर संवाद करते हैं, उनके अनुभवों को साझा करते हैं, उनके अनुभवों को समझने की कोशिश करते हैं, तो उनके चेहरे की चमक और भी बढ़ती है। जी जी जी, इसका जिक्र डीडी न्यूज के साथ साक्षात्कार के दौरान बहुत सारे छात्रों ने इस बात का खुलासा किया कि हमारे लिए सबसे ज्यादा गर्व का विषय है कि देश का मुखिया, देश का प्रधानमंत्री जब स्वयं हमसे सीधा संवाद करता हो तो हमारा मनोबल और भी बढ़ता है। और जब आज बिहार के एक छात्र से, दरभंगा के एक छात्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू हो रहे थे, तो उसने ये बताया कि हम जूनियर इंजीनियर हैं, लेकिन हम यूपीएससी की तैयारी भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने पूछा कि कैसे आप तैयारी करेंगे, तो उन्होंने जो दिलचस्प वाकया सुनाया, उससे लोगों को हास प्रयास का मौका भी मिला, लेकिन उस छात्र की प्रतिबद्धता और भी आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ी जब पीएम मोदी ने उन्हें शाबाशी दी और कहा कि अपने नौकरी के बाद जो छात्र यूपीएससी का ख्वाब देख रहे हैं, सरजमी पर उतारने के जी राजेश, उनका हौसला जो है वो बढ़ता हुआ भी दिखाई पड़ा। जी राजेश, निश्चित तौर पर तो बेहद महत्वपूर्ण है आज का ये दिन बहुत सारे लोगों के लिए, और रोजगार के क्षेत्र में जिस तरह से लगातार सरकार प्रतिबद्ध रही है उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण। बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और केरल के तिरुवनंतपुरम में चल रही G20 के हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज अंतिम दिन रहा। साइडलाइन बैठक के अलावा आज 3 पैनल डिस्कशंस हुए। पहले पैनल डिस्कशन का विषय रहा इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के माध्यम से होलिस्टिक वेलबींग यानी समग्र स्वास्थ्य को हासिल करना। दूसरे पैनल डिस्कशन का विषय रहा मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को लचीला और टिकाऊ बनाना। और तीसरे पैनल डिस्कशन का विषय आपसी साझेदारी से मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को सुदृढ़ करना। इन चर्चाओं के अलावा प्रतिनिधियों को सोमाथीरम आयुर्वेद विलेज का फील्ड दौरा भी करवाया गया। और आयशा खानम हमारी संवाददाता इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं तिरुवनंतपुरम से। आयशा, कितना महत्वपूर्ण रहा जो हेल्थ वर्किंग ग्रुप की ये बैठक रही? क्या कुछ निचोड़, क्या कुछ मंथन अगर कहा जाए तो निकला इसमें से? जी देखिए, बहुत ही अहम बैठक रही है और फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक में एजेंडा ही था कि पोस्ट पैंडेमिक के बाद किस तरह से जो स्वास्थ्य से जुड़ी पॉलिसीज है उसको किस तरह से और सुधारा जाए, किस तरह से इन्हें मजबूत बनाया जाए, किस तरह से तमाम देशों के बीच दवाइयों को लेकर एक मजबूत समूह तैयार किया जाए। और इसके अलावा आज जो मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को लेकर जो चर्चा हुई ये बहुत दिलचस्प थी, क्योंकि कई देश भारत को मेडिकल वैल्यू टूरिज्म का पहला जो है डेस्टिनेशन मानते हैं और हजारों की संख्या में कई लोग विदेशों से भारत आते हैं यहाँ की ऑल्टरनेट मेडिसिन के लिए, यहाँ के इंडिजिनस मेडिकल वैल्यूज के लिए, होलिस्टिक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त हम है सोमाथीरम
आयुर्वेदा विलेज में, ये विश्व का पहला आयुर्वेदिक अस्पताल है जो एक रिजॉर्ट की फील देता है, लेकिन ये अस्पताल है। अगर पीछे आप देखें तो ऐसा लगता है कि हम कहीं ट्रावणकोर के राज विलास के सामने खड़े हैं या फिर किसी केरल की मंदिर के सामने खड़े हैं, लेकिन ये अस्पताल है। यहाँ पर जो आयुर्वेदा की बेहतरीन प्रैक्टिसेस है वो यहाँ पर मुहैया कराई जाती हैं, और कई सारे विदेशी मेहमान यहाँ पर हर साल आते हैं। तो इस वक्त डेलीगेट जो है G20 देशों से आए तमाम डेलीगेट्स यहाँ मौजूद हैं। उन्हें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स होती हैं, किस तरह से पंचकर्मा ट्रीटमेंट होती है। उन्हें समझाया गया कि कैसे वाता पित्ता कफा जो बॉडी का बैलेंस है वो तमाम चीजें इस इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक मेडिसिन अप्रोच का एक हिस्सा है। तो ये तमाम चीजें जो है इस बैठक के दौरान इस पर जोर दिया गया, इस पर खूब चर्चा हुई है, और डिजिटल इनोवेशंस को लेकर ज्यादा चर्चा हुई है, क्योंकि पोस्ट पेंडेमिक के बाद भारत ने जो एक विश्व में एक उदाहरण तैयार किया एक कोविन ऐप के जरिए और ई संजीवनी के जरिए, तो कई देश ये मानते हैं कि भारत का जो नेतृत्व था क्राइसिस में, पैंडेमिक के दौरान, ये सराहनीय है और इससे कई सबक सीखे जा सकते हैं। तो अब ये बैठक आज खत्म हो गई और आपकी आवाज़ हम तक का नहीं पहुंच रही, शायद आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम हुई हो आयशा, लेकिन अगर जी आयशा से हमारा संपर्क टूट गया। हालांकि आयशा ने लगभग अपनी बात पूरी कर दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से बेहद महत्वपूर्ण रही हेल्थ को लेकर के G20 की जो हेल्थ वर्किंग ग्रुप की ये बैठक रही वो कितनी महत्वपूर्ण थी, किन विषयों पर चर्चा हुई। ये इसका विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी आयशा खानम ने। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अमेरिका की फार्मास्यूटिकल दिग्गज कंपनी फाइजर के सीईओ एल्बर्ट बोरला को विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान फाइजर की कोविड वैक्सीन के प्रभाव के बारे में कई कठिन सवालों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बार बार किए जा रहे सवालों को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद मीडिया के सवालों से बचते हुए उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। रिबल न्यूज के एक पत्रकार को फाइजर के सीईओ से कई असहज सवाल पूछते हुए देखा गया। सवालों के बीच उन्होंने सीईओ से पूछा कि निर्माता ने इस तथ्य को गुप्त क्यों रखा कि उनके टीके ने वायरस के संचरण को नहीं रोक पाया। फाइजर प्रमुख ने बार बार इन सवालों को टाल दिया। वीडियो में पत्रकार को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि फाइजर ने कहा था कि ये 100% प्रभावी था, फिर 90%, फिर 80%, फिर 70%, लेकिन अब हम कैसे जानते हैं कि टीके के फैलाव को ये नहीं रोकता है? आपने उस तथ्य को क्यों छुपाए रखा? सीईओ से एक अन्य सवाल में पूछा गया कि जिन देशों ने गैर प्रभावी टीके खरीदे, क्या उनको आप रिफंड देंगे? क्या अब दुनिया से माफी मांगेंगे? वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने मीडिया के सवालों से भागते फाइजर सीईओ के वीडियो को शेयर किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बस सभी भारतीयों को याद दिलाना चाहता हूं कि फाइजर ने क्षतिपूर्ति की शर्तों को स्वीकार करने के लिए भारत सरकार को धमकाने की कोशिश की थी और राहुल गांधी, पी चिदंबरम और जयराम रमेश की कांग्रेसी नेताओं की तिकड़ी कोविड के दौरान विदेशी टीकों के मामले को आगे बढ़ाती रही। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता मालिके अख्तर जुड़े हुए हैं। मालिके अख्तर, आपसे समझना चाहेंगे कितना बड़ा ये मामला, क्योंकि ये एक तरह से जिसको कहते हैं कि खुलासा होना या ये कहा जाए कि रंगे हाथ पकड़े जाना,
और उसके बाद कोई जवाब ना होना। जो फाइजर के प्रमुख थे उनके साथ तो यही स्थिति थी, लेकिन इसका जो असर है वो अपने देश में भी दिखाई पड़ा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं जो कई बार विदेशियों के साथ खड़ी हुई नजर होने में उनको ज्यादा सहजता महसूस होती है। आज उनके पास भी जवाब नहीं रह गया है। जी, मैं इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको दिसंबर 2020 में ले जाना चाहूँगा, जब फाइजर ने पहली बार भारत में इमरजेंसी यूज़ के लिए मंजूरी मांगी थी भारत सरकार से। और उस वक्त भारत सरकार ने जो उनके सामने शर्तें रखी थी, एक तो ये था कि वो यहाँ पर जो स्थानीय स्तर पर है वो इसका एक बार फिर से परीक्षण करे, और साथ ही साथ एक बात हुई थी क्षतिपूर्ति के बारे में कि अगर इससे कोई नुकसान होता है तो कंपनी उसकी क्षतिपूर्ति करे। लेकिन फाइजर इन दोनों ही मामलों पर पीछे हट गई और फरवरी 2021 में आखिरकार उसने अपना जो प्रपोजल था और जो उसने अप्लाई किया था यहाँ पर इमरजेंसी यूज़ के लिए, उसको वापस लेना पड़ा। इस दौरान वो ऐसा माना जाता है कि कई तरह से दबाव बनाने की कोशिश करती रही सरकार पर कि सरकार, चूंकि उस वक्त कोविड के हालात बहुत गंभीर थे, सरकार इमरजेंसी यूज़ की मंजूरी दे दे। और ऐसा माना जाता है कि फाइजर ने कई अन्य देशों में इसी तरीके से इमरजेंसी यूज़ की मंजूरी करके अपने टीके की ज़बरदस्त वहाँ पर सप्लाई की और टीके बेचे हैं। अब जब ये पूरा मामला सामने आया और पिछले काफ़ी लंबे अरसे से फाइजर के टीके के सिर्फ प्रभावी होने के बारे में नहीं, बल्कि उससे जो कई प्रकार की जो दुष्प्रभाव है, जानलेवा इसके साबित होने की बात सामने आई है, उससे बहुत गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। और ऐसे ही सवालों का सामना दावोस में करना पड़ा फाइजर के सीईओ को, और उसी को सामने रख के एक बार केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने याद दिलाया है कि हमारी जो राजनीति से जुड़े हुए कुछ लोग हैं वो किस तरह से उस वक्त जाने अनजाने या जिस तरह से भी कहिए उस दबाव का हिस्सा बन रहे थे, और उस सरकार कंपनी की तरफ से एक तरह से सरकार पर दबाव डालने में शामिल थे कि उसका इमरजेंसी यूज़ किया जाए। लेकिन उस तमाम दबाव को झेलते हुए सरकार ने भारत की जो स्वदेशी वैक्सीन है उसको लेकर भारत जो स्वदेशी वैज्ञानिक हैं उनमें भरोसा जताया, और देखा हमने कि 2 वैक्सीन हमारे सामने आई और ज़बरदस्त तरीके से एक टीकाकरण अभियान हमने चला जो विश्व के लिए एक मिसाल बना। तो किस तरह से सरकार मजबूती से खड़ी रही उस सारे दबाव के बीच, और किस तरह से फाइजर इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं और किस प्रकार के दबाव मालिक अख्तर, एक बात बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहेंगे। राहुल गांधी, पी चिदम्बरम और जयराम रमेश का नाम भी लिया है राजीव चंद्रशेखर ने अपनी ट्वीट में। आपको लगता है कि इन लोगों को, या ऐसे लोग जो फॉरेन की कंपनियों की बात हो या उनकी दवाओं की बात हो, हमेशा उनको प्रमोट करने के लिए आगे आते हैं, ऐसे मौके पर उनको भी कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए? माफी तो उनकी तरफ से भी बनती है। बिल्कुल, बहुत गंभीर सवाल खड़ा किया है केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने, और उन्होंने नाम लिया है तीनों का कि राहुल गांधी, पी चिदम्बरम और जयराम रमेश, ये तीनों उस दबाव का हिस्सा थे। और जिस तरह से कंपनी इस तरह से दबाव डालने में लिप्त थी और दूसरे देशों में वो ये दबाव डालने में वहाँ की सरकारों पर कामयाब हुई, और उसके नतीजे में वहाँ न सिर्फ ये कि वो प्रभावी नहीं रही वैक्सीन, लोगों की मौत हुई, बल्कि हार्ट स्ट्रोक के, ब्रेन स्ट्रोक के मामले में भी युवाओं की जाने गई हैं। तो इस मामले में सरकार ने उस दबाव को झेला, और आखिरकार वो बात सरकार ने जो स्टैंड लिया था वो एक समय ने उसको सही साबित किया। जी, निश्चित तौर पर सही साबित किया। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए मालिक अख्तर। और खबर पर नजर के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।